बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है, तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और पहले कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन नावल रीड करेंगे, ठीक है जी। पहला कमेंट है तामीर खान जुनी का। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नावल में फ़र्स्ट पार्ट भी बहुत ही मज़े का था। आपने 7-8 दिन बाद कमेंट किया है। मेरी कज़न की शादी थी, वलीमा था, लेकिन मैं नावल सारे सुने हैं। अच्छा, हाँ जी, आप आज काफ़ी टाइम बाद नज़र आई हैं। कैसी रही आपकी कज़न की शादी? क्या क्या इंजॉय किया आपने? और थैंक यू, आपने कमेंट भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लिटिल डॉल बिल्कुल ठीक है। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। आज मेरी बड़ी डॉल की तबीयत ख़राब हुई है। पूरब आई हुई थी तो मेरे पास सारा दिन यहीं पे थी। अभी रात को उसको वॉमिट स्टार्ट हो गई, उसके लिए दुआ करें अल्लाह पाक उसको शिफा दे। उल्टा सीधा खा लिया, अब तबीयत उसकी ख़राब हुई पड़ी थी। फिर मम्मा के पास उसकी भेजा है उसको, कहती मैं मम्मा के पास जाना है। अच्छा मलिक सबा, हाय हाय हाय, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं हाँ, मैंने वो बनाना था, हाँ लिस्ट बनानी थी मैं जेन से निकल गया। अब बनाऊँगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मुझे याद करा देना आप लोग भी। अच्छा, मलिक सबा का कमेंट है, लास्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, फर्स्ट से भी ज़्यादा मज़ा आया सुन के। मुझे भी लास्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हीरो दे विच सी आहो बेहोश हो गई सी इसमें यार। बेचारे तलाल दा ते कोई कसूर नहीं सी, वो तो बेचारा आया ही सी कमरे विच। हुण जे गशी ज़मीनां नूं पै गई सी ते बेचारा की कर सकदा सी मुंडा। हाँ तलाल यार, उसको लाजवाब करना डिज़र्व करता था तलाल का ऐसे जवाब देता। अगर तलाल दे सामने रिश्ता जाता तो उन्हें औकात तो बाहर होना सी। ज़मीना सोच रही थी कि उसका फ़ोटो शूट नहीं हुआ शादी पर, लेकिन जिदा हुआ तो फिर ज़मीना दी तबाहियाँ निकल गई हैं। हाँ वो अपने हुसन दे नाल तलाल नूं मुतासर करना चाहती सी, लेकिन आप ही फक हो के खलोती रही मुँह बंद करके। हाँ जी, बस तलाल ने ज़मीना को हमेशा मायूस ही किया है। जैसा वो रिएक्शन चाहती थी तलाल ने वैसा दिया नहीं उसको। हाँ, हॉस्टल में वो वाला सीन भी अच्छा था कि जब वो ना तलाल उससे मिलने चाहता है, वो सीन भी बड़ा अच्छा था। और ज़मीना के लिए तो बड़ा शॉकिंग था। दोस्तों यार, दोस्तों का काम ही तंग करना होता है, तो वो तंग करना तो बनता था ना। सना मेरी भी नहीं पसंद आई। हाँ मुलाजमा ने बता तो दिया था नूरा ने पहले ही। और तलाल दी जॉब दा सुन के शॉक्ड होना तो बनदा ही सी। ਜਿਹੜੇ अपने आप ਨੂੰ बड़ी टॉप चीज़ समझते हैं ना, फिर उत्थे डिगदे जिथे उन्होंने पानी नहीं लभदा। हाँ बस वो कहते हैं ना, ज़मीना पहले ज़ाहिरी चमक दमक पे मरने वाली औरत थी, लेकिन उसको किसी चीज़ की अंदरूनी क्वालिटीज़ का नहीं पता था, लेकिन अब पता लग गया। तो फिर बाद चो ने अपने आप को खुशकिस्मत समझना सी। नो डाउट यार, पेरेंट्स के दिए हुए फैसले तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। बंदे गलत हो सकते हैं, पेरेंट्स के नहीं हो सकते फैसले गलत। और बस सना ने बगैर ती मारी सी उत्तों कन्ना दी कच्ची औरत ने उनका यकीन कर लिया। हाँ लेकिन ये है कि अक्ल आ गई तो बेटी को पहुंच गई, लेकिन एंड पे उसने आई लव यू बोल दिया, जिसने ज़मीना को यकीन हो गया कि वो उससे पसंद करता है। उन्होंने आई लव यू तो यकीन नहीं होया सी, वो कहती सी मैं तो तेन कह के बुलवाया, उन्होंने और वैसे ही आ गया सी यकीन। आहो उस गल तो सही है, पहले कह दिंदा तलाल तो एडा मैसी ना क्रिएट होता, लेकिन पहले उन्हें औकात तो बाहर सी ना, तो उन्हें फिर अपनी औकात तो बाहर बोता होना सी। ओवरऑल नावल बहुत ज़्यादा मज़े का था, ज़मीना का कैरेक्टर अच्छा था, लेकिन बस जब वो अपनी दोस्तों को देखकर कॉम्प्लेक्स का शिकार होती थी वहाँ से थोड़ा अजीब। मुझे नहीं, फर्स्ट पार्ट में तो मुझे ज़मीना का कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। ताहा अदील का कमेंट है, सो क्यूट, हैप्पी एंडिंग, लवली स्टोरी, थैंक यू। सायरा रियाज का कमेंट है, बहुत अच्छा नावल था, सब्र का हाथ नहीं छोड़ती तलाल ने, और ज़मीना की भी अक्ल आ गई, शुक्र घर बच गया। आहो ज़मीना बीबी ने भी आ गई सी अक्ल। खतीजा नजीब हैदर, नाइस नावल खतीजा, आप काफ़ी टाइम बाद नज़र आई हैं। उमर मलिक, आप सितमगर बाय साइला रुबाब, जुनूनियत बाय अरीशा रीड कर दे प्लीज़ प्यारी अभी। यार जुनूनियत बाय अरीशा तो इंशाल्लाह मैं जल्दी रीड कर दूँगी, लेकिन जो साइला रुबाब है ये आई थिंक सो एफपी राइटर है, इनका अलाउ नहीं है, तो वो नहीं कर सकती, उसके लिए माजरत, क्योंकि ये है भी पड़ा भी उनके यूट्यूब चैनल पे हुआ है, तो उसके लिए माजरत। यहाँ से कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, चलते हैं नावल की तरफ। इसने कहा कैसे मैं तुम्हारे इश्क को समझूं, मैंने कहा इश्क कर, बहुत कर और इंतहा करके छोड़ दे।
वो अक्टूबर की एक गीली आवारा अजब यासित भरी शाम थी। ऐसे में रेलिंग पर दोनों कोहनियाँ टकाए इसकी नज़रें दूर आसमान पर गुरूब होते सूरज की किरणों पर जमी थी। परिंदे गोल दर गोल अपने अपने ठिकानों की तरफ लौट रहे थे। शाम की सुर्खी धीरे धीरे रात की स्याही में बदल रही थी। वो एकटक सूरज किरणों की देख रहा था, बिना पलके झपकाए। साग जामद मट्टी की औरत की तरह यकायक सर्द हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया। फिजा में नस्वानी कहके की आवाज़ गूंजी तो वो चौंक उठा, नजरें बेख्तियार लॉन की तरफ उठी जहाँ वो चारों सर जोड़े न जाने के सरगोशियाँ कर रही थी। एमल के हाथ में मोबाइल था, इसका हाथ मुसलसल कीपैड पर चल रहा था। नमाल और मिशाल मुसलसल बोले चले जा रही थी और नमल चेहरा दोनों हाथों में सचाई ने बोलते सुन रही थी। जब भी एमल के हाथ में थामा मोबाइल बज उठा था, वो चारों घबरा उठी। एमल ने घबराकर मोबाइल मिशाल की गोद में फेंक दिया और मिशाल ने नवाल की तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि नवाल नमल की गोद में फेंकती वो कानों को हाथ लगाती उठकर अंदर की जानिब भागी, मगर वो तीनों भी खबरदार थी। मोबाइल वहीं घास पर फेंक कर इन तीनों ने रास्ते में ही से जा लिया। फिजा में एक बार फिर कहकर गूंजा और अब फिर तीनों ने नमल को घेर रखा था। मोबाइल अब नवाल के हाथ में था। नमल मुसलसल मुंह बनाते हुए कुछ कह रही थी और बाकी सारी पेट पर हाथ रखे बस हंसती जा रही थी। हंसे हंसे को जान ना चाड़ देना। उफ, ये लड़कियां न जाने इतनी हंसी कहाँ से हैं, हंसी लाती कहाँ से हैं। और उन्हें गहरी सांस फिजा के स्पुर्द की, तभी पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास करके वो सीधा हुआ। कब से देख रहा हूँ जनाब की नज़र मुसलसल एक ही चेहरे पर टिकी हुई, नज़र लगानी है क्या बेचारी को। आरिस शरारत से एक आंख दबाता इसके करीब आया। उन्होंने घूर कर इसे देखा। केड़ी वो तो चारों ने कूदा पिया। शट अप, मैं अपनी सोच में गुम था, मैं इसे नहीं देख रहा था। कैसे, किसे? आरिस ने शरारत से आईब्रो उठाकर इसे पूछा। बकवास नहीं कर, मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं। और ने संजीदगी से इसे देखा। यार एक बात तो बता, ये हर वक्त एक ही जैसा पोज बना बना के तेरा मुंह दुखता नहीं है? अब की बार आरिस संजीदा था। ओन ने घूर कर इसे देखा और अगले पल फिजा में मुश्तरका कहकर पूछा। और लॉन में बैठी लड़कियों ने सर उठाकर बेसाख्ता ऊपर देखा और अगले लम्हे आहिस्ता आहिस्ता वो चारों अंदर की जानिब खिसक ली थी। इनकी हरकत पे ऑन के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट रेंगी थी। बड़ा मैं हूँ तुमसे 2 साल और घर की लड़कियों की जान जाती है तुम्हें देखकर है। ये सीक्रेट मुझे भी बताना, कैसे तुम्हें देखते ही सारी कोनों खुदरों में छुपना शुरू कर देती हैं। आरिस ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा। भूत नजर आता मैं तुम्हें? मैं ऑन ने से घूरने पर इक्तफा किया। मे बी, आरिस ने कंधे उचकाते हुए धीरे से जवाब दिया। उनके होंठों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। सर्दी बढ़ रही है, चलो नीचे चलते हैं, आरिस का कंधा थपथपाते हुए बोला। सीधी तरह क्या ना जाने बहारा के अंदर चले जाने से जाने नज़ारा ख़त्म हो गया, चलो हम भी कूच कर जाएं। आरिस ने आँख दबाते हुए शरारत से कहा, मगर अगले लम्हे ओन के पड़ने वाले ज़बरदस्त मुक्के पर उई करके रह गया। जालिम इंसान, बंदा ज़बान संभाल के गल कर ले। ज़बान तो नहीं कंट्रोल तो फिर चित्र तक खाने पैंदे ज़बान तो। आरिस ने मसनूई गुस्से से देखा था, मगर ऑन नज़रअंदाज करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मगर पीछे से आती आरिस की आवाज़ ने गोया इसके कदमों को जकड़ लिया। पापा चाहते हैं मैं नमल के लिए प्रपोजल पर गौर खोज करूं और यकीनन तुम इनकार करोगे, ऑन ने बिना मुड़े जवाब दिया। पापा ने मुझसे रिक्वेस्ट की ऑन। आरिस के चेहरे पर संजीदगी थी, ऑन के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट सिमटी। और मलाहा का क्या बनेगा? ऑन ने संजीदगी से आरिस को देखा। शादी तो मैं मलाहा से ही करूँगा, मगर मैं तुझे खबरदार करूँ, पापा नमल की शादी जल्द करना चाहते हैं। सो बी केयरफुल जानी, आज पापा ने मुझसे बात की, कल नमल के मुकाबले किसी और को भी खड़ा कर सकते हैं। आरिस इसका कंधा थपथपाते हुए बोला। तुम फिलहाल पापा को मलाहा का बताओ, नमल वाला किस्सा पापा को कहो समेट दे, वो अभी पढ़ रही है। ऑन संजीदगी से कहता हुआ आगे बढ़ गया। कमीने सीधे मुँह ना बोलना कि तू इसे पसंद करता है। आरिस पीछे से चिल्लाया था। अभी तेरा भाई इतना कमज़ोर नहीं हुआ, जिस दिन कमज़ोर पड़ गया इस दिन सबसे पहले तुझे बताऊँगा। ऑन ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर इसे देखा और फिर मुड़ते ही थे सीढ़ियाँ उतरते चला गया। चलो पसंद करने विच कमज़ोर होने विच केड़ा फर्क है, सान भी दसते। सुबह नाश्ते की टेबल पर गैर मामूली खामोशी थी। लड़की अपने अपने कमरों में बिस्तर में दुबकी बैठ पड़ी थी। बड़े पापा और चाचू नाश्ता करने में मगन थे। ओन अपने सामने अखबार फैलाए थोड़ी देर बाद चाय सर पर भी नज़र गर्म डाल ही लेता था। बड़ी मम्मा और पप्पो किचन में खानसामा के साथ नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी, जबकि चची जान नाश्ता सर्व करने में लगी हुई थी। ऐसे में चारों तरफ खामोशी छाई। खामोशी में हल्की हलचल मच गई। मेज़ पर मौजूद अफराद की नज़रें बेख्तियार सीढ़ियों पर उठी। हल्की आसमानी टखनों तक आती लंबी कमीज़ और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस चानों की गिर लिपटा हमरंग दुपट्टा, लंबे सीधे बाल, स्याह बाल कमर पर लहरा रहे थे। हाथों में थामी बुक्स तेज तेज सीढ़ियाँ उतरती वो आसपास से बेनियाज थी। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा चाचू। बुक्स मेज़ पर रखकर कुर्सी खींच कर बैठते हुए वो बोली। वालेकुम अस्सलाम पापा की जान। वैसे भी अभी मैं सोच ही रहा था कि आज इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है। मेरी बाकी 3 परियां कहाँ हैं? इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? बड़े पापा ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। आज इनकी क्लासेस ऑफ हैं बड़े पापा, नमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चची का लाया हुआ नाश्ता पराठा नज़रअंदाज करके बॉयल उठा लिया। सीधी तरह नाश्ता करो, 2 लगाऊंगी, मैं रोज़ अंडा खाकर चली जाती हूँ। किचन से आते हुए मामा ने निकल कर आते हुए मामा ने इसे जल्दी जल्दी अंडा खाते देख कर कहा। ओह हाँ मामा, लेट हो रही हूँ मैं। पानी का ग्लास उठाते हुए तेजी से बोली थी नमल। मामा ने तादीबी निगाहों से घूरा था, मगर वो नज़रअंदाज करके। नमल बेटा, ये दूध का ग्लास ख़त्म करो।
बड़ी मामा ने इसके आगे दूध का गिलास ला रखा। बड़ी मामा, आप जानती हैं मैं दूध नहीं पीती, वो बेचारगी से बोली। इस लम्हे हाथ में ब्रीफकेस थामे दूसरे हाथ से कफलिंग्स बंद करता आरिस सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम पापा, करीब आकर ऊंची आवाज़ में बोला था। वालेकुम अस्सलाम, बैठो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, बड़े पापा से अफरा तफरी में जाते देख कर बोले। सॉरी पापा, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, देर हो रही है, मुझे वहीं कर लूँगा ऑफिस में। तेज़ तेज़ बोलता वो आगे बढ़ा था। आरिस भाई, अगले लम्हे नमल की पुकार पर से ठहरना पड़ा। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे, ड्राइवर कल से छुट्टी पे है। ओ सॉरी यार, आई एम टू लेट, तुम पापा और चाचू के साथ चली जाना, वो ऑफिस जाते हुए रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। आरिस जल्दी से बोला। आरिस भाई, मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट है, अगर मैं लेट होगी तो सर और बहुत बेइज्जत करेंगे, सर दावर बहुत बेइज्जत करेंगे, वो भी पूरी क्लास के सामने। वो बेचारगी से बोली। ओन ने अखबार सर का आकर ज़रा की ज़रा इसे देखा, इसे लगा कि वो भी क्या भी रो देगी। ओ शिट यार, आरिस ने बेसाख्ता सर पर हाथ फेरा। तुम जाओ, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। ओन ने संजीदगी से आरिस को जवाब दिया, जिसने ओन की बात सुनते गहरी सांस ली थी और फिर सबसे आंख बचाकर ओन की देखकर बाएं आंख दबाकर तेरी से बाहर निकल गया। ओन ने बेख्तियार सटपटाकर आसपास देखा, मगर सब नाश्ते की तरफ मुतवज्जह थे। सिर्फ नमल थी जो सर झुकाए जूं की तूं खड़ी थी। आरिस ने जुतियाँ पवाड़ियाँ ओन सारे टब्बर को। तुम जल्दी से दूध खत्म करो और बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। संजीदगी से कहते हुए वॉलेट और चाबियाँ उठाकर बाहर निकल गया। मुंह बसोरते हुए नमल ने दूध का ग्लास मुंह से लगाया और फिर सबको खुदाफिज कहकर तेजी से बाहर निकल आए। सामने ड्राइविंग सीट पर मौजूद मोबाइल कान से लगाए वो किसी से बात करने में मसरूफ था। इसे आते देखकर मोबाइल ऑफ करके डैशबोर्ड पर रख दिया। नमल दिल ही दिल में जल तू जला तू का वेट करती हुई गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलने लगी। आगे आके बैठो, ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा। ओने से कड़ी नज़रों से देखा। वो थूक निकलती हुई कार का अगला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। इसके बैठते ही उन्होंने कार आगे बढ़ा दी। मजाल है जो इस बंदे के मुंह पर कभी मुस्कुराहट देखी हो, हर वक्त गुस्सा सजा रहता है और लगता नहीं है आरिस भाई के भाई खड़ूस इंसान। नमल ने इसका मसलसल स्पार्ट चेहरा देखा। ये क्या पड़ी हो इतनी देर से मुँह ही मुँह में? ओन ने आईब्रो उठाकर इसे देखा। नहीं कुछ भी तो नहीं। नमल तो बेख्तियार घबरा गई। बताओ, वो गुस्से से बोला तो नमल की तो सिट्टी गुम होगी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। ओन ने गुस्से से देखा। जल तू जलाल तू, वो जल्दी से बोली। मुबादा वो दो लगा ही ना दे। क्यों, मैं इंसान खाता हूँ क्या? ओन को इसके अंदाज पर हंसी आई, लेकिन दबा के नमल ने बेख्तियार नफ़ी में सर लाया। इस पर नमल का फ़ोन बजा। ओन ने एक नज़र इसे देखा और नज़र स्क्रीन पर टका दी। नमल ने टच पैड से हाथ मारकर फ़ौरन कॉल काटी। ओन ने कनखियों से इसकी इस हरकत को नोट किया। अगले ही पल दोबारा मोबाइल बजा। नमल ने तेरी से दोबारा कॉल काटी। जब तीसरी बार मोबाइल बजा तो ओन ने झंझला कर इसे देखा। कॉल पिक क्यों नहीं करी तुम? दोस्त कॉल कर रही है। नमल ने खौफ से थूक निकला जैसे वैसे खा जाएगा। जिसका भी एक कॉल पिक करो। ऑन गुर्राया। नमल ने बेख्तियार नफ़ी में सर लाया। आंखों में ख्वाम का ही आंसू जमा होने लगे। क्यों? वो गर्जा। मुझे आपसे डर लगता है मम्मा, मैं आपके सामने बात नहीं कर सकूँगी, कहते हुए बेख्तियार रो दी। नमल, ऑन ने गहरी तवील सांस लेकर कार को ब्रेक लगाई। मैं इंसान हूँ, तुम मुझसे इतने डरती क्यों? ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊँगा। सर पर हाथ रखकर इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा था। रोई रोई स्याह बड़ी नरगसी आंखें जिनमें चांदनी सी चमक रही थी। चेहरा तो मलाइका बना लगता था, सफ़ेद मुलायम और चमकदार। उनको अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। आप प्लीज़ जल्दी कार चलाएं, मैं लेट हो रही हूँ, बेदर्दी से गाल रगड़ते हुए वो जल्दी से बोली थी। ऑन ने अकाउंट भेजते हुए कार फुल स्पीड पर छोड़ दी। अगले चंद मिनट बाद कार इसकी यूनिवर्सिटी के आगे जा रुकी। सुनो, वो तेरी से उतरने लगी। ऑन की आवाज़ पर दरवाज़ा खोल दे, इसके हाथ साख्त हुए। चेहरा साफ़ कर लो। टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाते हुए वो बोला था। नमल ने बेख्तियार टिश्यू इसके हाथ से थामे थे और तेरी से कार पर से उतर गई। ऑन कितनी देर तक गर्दन मोड़े से जाता देखता रहा और फिर गहरी सांस फिजा में छोड़ते हुए कार का रुख ऑफिस की तरफ मोड़ लिया। अगर राइटर को गलती ना ऑन नू मून लिखिया गया, मैं तो मून नू नाम सुन के गला ये जा रही सी। आरिस की मिलाहा के साथ डेट फिक्स पा गई थी। घर भर में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। लड़कियों का तो बस ना चलता, भंगड़ा डालना शुरू कर दे। आए दिन शॉपिंग पर जा निकलती। बड़ी मामा, चच्ची, फुप्पो किस बाज़ारों के चक्कर ही ख़त्म ना होते और लड़कियां मर्दों के घर से आने से निकलती ऊंची आवाज़ में डेक लगाकर डांस की तैयारी करने लगती। इस दिन भी ख़वातीन के बाजार जाते वो सब लाउंज में जमा हो गई। फैशन मैगजीन फैलाए वो सब ड्रेसेस मुंतखब कर रही थी, मगर किसी को कुछ पसंद आ के नहीं दे रहा था। अगर एक को पसंद आता तो दूसरी रिजेक्ट कर देती। अरे तुम्हें पता है, पापा चाहते थे कि आरिस भाई के साथ साथ ऑन भाई की भी शादी कर दे, मगर ऑन भैया माने ही नहीं। सोफे पर नीम दराज एमल ने मैगजीन बंद करके इन तीनों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। ज़रा की ज़रा नमल ने सर उठाकर एमल को देखा, फिर दोबारा मैगजीन पर झुक गई। क्यों भाई, ऑन को क्या सूझी? विशाल ने अपना रुख एमल की तरफ मोड़ा, जो अब एमल ने कहकर कंधे उचका दिए। वैसे कितना मज़ा आता ना अगर दोनों भाइयों की शादी इकट्ठी हो जाती तो। मगर ये ऑन भाई भी ना, नवाल खुशी से चहकते हुए बोली, मगर आखिर में मुंह बना लिया। पता नहीं ऑन भाई कब सुधरेंगे। वैसे मैंने कुछ और भी सुना है। एमल राजदारी से कहती हुई इन तीनों के करीब आई। ऑन भाई किसी को पसंद करते हैं। आंख दबाकर मिशाल और नमाल को देखा। अल्लाह का नाम लो, ओन भाई और मोहब्बत मुआवजा ही होगा अगर ऐसा हुआ तो। नमल ने मुस्कुराते हुए मैगजीन पर से सर उठाया था। उफ, कौन है वो आपी?
नवाल ने सरगोशी से कहते हुए एमल को देखा। धड़कते दिल के साथ मिशाल भी एमल को देखने लगी। क्या पता कुराफाल मेरे नाम निकला है, जबकि एमल की शरारती नज़रें नवल पर जमी थी। व्हाट, ऐसे क्या देख रही हो? नमल ने घबरा कर एमल को देखा। कब से था ये चक्कर? हाँ हाँ सच बताना। एमल शरारत से कहती इसके करीब हुई। नमल नासमझी से देखने लगी, जबकि मिशाल मुस्कुराते हुए होंठ सुकड़े थे। सच्ची आपी? नवाल के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। नमल परेशान हो उठी थी। मैंने ऐसा सुना कि कौन भाई ने तुम्हारा नाम लिया। एमल कुछ से चहकी थी, जबकि नमल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहना चाहा मगर आवाज़ गले में रंध गई। जैसे अब बाप वैसी बेटी। मिशाल जहरखंद लहजे में फनका रही थी। नमल का तो सांस ऊपर का ऊपर रह गया। मिशाल आपी? नवाल और एमल ने तादीबी नज़रों से देखा, मगर परवाह किसी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? नमल ने डबडबाई नज़रों से देखा। मतलब तो साफ समझ में आ गया होगा। अगर चाहो तो साफ लफ्ज़ों में बाप बेटी के बारे में तशरीह करके बता दूँ। मिशाल ने मैगजीन कारपेट पर फेंका और गुस्से से फनकारी। तेनों को तकलीफ हो रही, जो तेरा ना लेंदी तो फेरो सही सी। मिशाल बकवास बंद करो, एमल ज़ोर से चिल्लाई। शट अप, क्यों बंद करूँ बकवास में? हाँ, मिशाल एमल से भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। नमल दफ़ा करो इसे तो यूं ही बकवास करने की आदत। चलो हम ऊपर चलते हैं। एमल साथ बैठी नमल का हाथ थामते हुए ऊपर बोली थी। नहीं एमी, मुझे आज देख लेने दो इसके दिल में मेरे और मेरे बाप के बारे में कितना जहर भरा। बेदर्दी से आंसू पहुंचती हुए एमल से हाथ छुड़ाकर मिशाल के सामने जा खड़ी हुई। नवाल ने घबराकर आमने सामने खड़ी मिशाल और नमल को देखा। बताओ मुझे, कैसा था मेरा बाप और कैसी है इसकी बेटी? मिशाल की आंखों में आंखें डाले हुए बेखौफी से पूछ रही थी। सुनना चाहोगी सच? मिशाल के लहजे में तनफ्फर था। तुम्हारे बाप ने भी यूं ही तुम्हारी माँ पर दौड़े डालकर इसे अपने जाल में फंसाया था और फिर शादी कर ली, और बाद में धोखे से पप्पो से गलत साइन करवाकर पापा और बड़े पापा की भी सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और भाग गया। और फिर ये सारा पैसा एक तो वाइफ पर लौटाता रहा। मिशाल के अल्फाज थे या तेज तीर अंदर तक खींचते चले गए। शट अप, नमल चीखी थी। यू शट अप, मिशाल इससे भी बुलंद आवाज़ में चीखी थी। तुम्हारे बाप ने भी यही किया, अब तुम भी यही करियो। ऑन को अपने जाल में फंसा रही हो, कल को तुम भी। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नमल को लगा इसका दिमाग फट जाएगा। आप ही प्लीज़, नवाल बाकायदा इसके साथ लगकर रोने लगी। ये क्या हो रहा है? इसी टाइम ओन और आरिस ने लाउंज में कदम रखा। ओन ने कड़ी नज़रों से नवाल को रोते हुए देखकर और गुस्से से तनी हुई आमने सामने खड़ी मिशाल और नमल को देखा। मिशाल, नवाल और एमल ने बुखलाकर इनको देखा, जबकि नमल ने नकमी नज़रों से ओन को देखा और थप थप करती सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। ठा की आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। ओन के माथे पर बल गहरे हुए थे, जबकि आरिस ने इससे क्या हुआ कहते हुए मैं हाजिरी ने महफिल को देखा। दिमाग ख़राब हुआ होगा और क्या होना है? ओन ने कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। हद है, मुझे इग्नोर करके चली गई। और मिशाल के अंदर तक ठंडक उतरती चली गई ओन के रवैये से। मिशी, एमी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या हुआ? कोई झगड़ा हुआ है? आरिस को न जाने क्या परेशानी थी। कुछ भी नहीं, बस कुछ ज़्यादा ही हवाओं में उड़ रही थी। मैंने आंखें खोल दी मोहतरमा की, मिशाल तनफ्फर से कहती हुई कमरे की जानिब बढ़ गई। आरिस ने सवालिया नज़रों से एमल को देखा। एमल पहले तो हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे सब बताती चली कि आरिस वहीं सर थम कर बैठता चला गया। ओनू का तो दौरा पिया, ऊँ का तो तरफ तो है गया। पहले पूछते ले होया कि हाँ भी शादी की तैयारी ख़त्म होगी तुम सबकी या अभी बाकी हैं? अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर बड़े पापा ने ख़वातीन पर गहरी नज़र डाली। भाई हमारी क्या तैयारी होनी है, बस दुल्हन की बरी रहती है, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आपकी चहेतियाँ रह गई हैं, रोज़ कुछ ना कुछ रह जाता है इनका लेने को। बड़ी मामा ने गरम गरम पराठा चंगेज़ पर रखते हुए बड़े पापा को जवाब दिया। अरे भाई दिन ही कितने रह गए शादी को, दुल्हा मी आज ज़रा अपना टाइम निकालिए और लड़कियों के साथ पूरा दिन बर्बाद कीजिए, मगर आज सारी शॉपिंग मुकम्मल हो जानी चाहिए, कल से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। फिर बड़े पापा ने मुस्कुराकर आरिस को मुखातिब किया। बड़े पापा, मेरी और मिशाल आपी की तैयारी मुकम्मल है, बस नमल और एमल आपी की तैयारी बाकी है। नवाला मुंह में रखते नवाल ने बड़े पापा को अपनी तरफ से सबोकी का इशारा दिया। तो बेटा आप फिर सोच लो, एंड टाइम पर शायद आपका सैंडल ही गुम ना हो जाए। किसी पुरानी बात का हवाला था नवाल झैंपी। और नमल बेटा, आप नाश्ते के बाद स्टडी रूम में आकर मुझसे जितने पैसे चाहिए ले लीजिएगा, मगर शॉपिंग आज ही मुकम्मल हो जानी चाहिए। नवाल को छेड़ते हुए बड़े पापा ने अपना रुखे सुख नमल की तरफ मोड़ा, जो अब शायद अपनी किसी सोच में गुम थी। चौंक कर सर उठाया। नहीं बड़े पापा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अभी पिछले माह 2-3 सूट लिए थे, इनमें से कुछ पहन लूँगी। सब नए हैं, नए ही तो हैं। नमल ने ख्वामखा मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि मेज़ पर मौजूद सभी चौंक कर इसे देखने लगे। अभी 2 दिन पहले तो इसने शोर मचा रखा था कि 4 लड़कियों के ड्रेसेस एक जैसे होने चाहिए, और अब पुराने कपड़े पहनेगी। यानी नमल इब्राहिम हर मामूली से मामूली इवेंट पर नए ड्रेसेस बनवाने वाली आरिस भाई की शादी पर पुराने कपड़े पहनेगी। क्या हुआ? सबको अपनी तरफ देखता पाकर वह थूक निकलते बोली। एक्सक्यूज़ मी। अगले पल घबरा के कहती वो उठी और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। मुझे लगता है शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं देखती हूँ। फूफो का नमल के रवैये पर परेशानी हुई। हाँ जाओ रिजवाना, मुझे भी यही लग रहा है, जाओ जाकर देखो इसे। बड़े पापा के लहजे में परेशानी भरी थी। फूफो सर उठा हिलाती हुई उठ खड़ी हुई, जबकि मिशाल धड़कते दिल के साथ प्लेट पर झुक गई थी। लाख लानत तेरे ते मिशाल, तेरे वगैरह हंसदी औरतें ही होंगी ਜਿਹੜੀ दूजे को हसद कर करके मरन वाली हुई होंगी। जहर लगती है मुझे हंसती लोग। कानों में हैंड फ्री ठूंसे, एक हाथ जीन्स की पॉकेट में, जबकि दूसरे हाथ से मोबाइल पर तेरी से कोई मैसेज टाइप करता। मगन से अंदाज में वो टेरेस पे आए, मगर अगली पल साख्त रह गया। सामने वो बैठी थी, ऑन की तरफ इसकी पुश थी। ऑन को जिस चीज़ ने ठिठकने पर मजबूर किया वो
सामने बैठे आरएस के चेहरे पर फैली संजीदगी थी। मुश्किल हालात में भी जिसकी पतीसी कभी अंदर न हुई थी, नमल के झुके सर पर हाथ रखे वो संजीदगी से कुछ कह रहा था और मुसलसल सरनवी में हिलाई चली जा रही थी। बात करते आरएस ने चौंक कर इसे देखा। ये कब आया? चलो उठो, अब शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें और एमल को खुद लेकर जाऊंगा शॉपिंग पे। इसने भी तुम्हारी वजह से अभी तक कुछ नहीं लिया। आरिस ने इसका सर थपथपाते हुए बोला। ऑन को सिरे से इग्नोर कर दिया और वो सर इस बात में हिलाती उठी थी, पीछे मुड़ते साख लगी। उफ, ये कब से खड़े हैं? और ऑन इसकी रोती हुई सुर्ख मतवरम सूजी हुई आंखें देखकर हैरान उठा। बेदर्दी से होंठ काटती हुए सर झुकाकर इसके पास से गुजरी और सीढ़ियाँ उतरती चली गई। खैरियत, इसे क्या हुआ? कुर्सी का सीट कर पीछे बैठते हुए हैरानगी से आरिस को देखा। तुझसे मतलब? तो बस अपने काम से काम रख, समझा? आरिस जैसे फाड़ खाने को दौड़ा। उनने हैरत से देखा और अगले पल बेतहाशा उमड़ते गुस्से को जब्त करते सुर्ख लहरा लिए उठा और तेज तेज सीढ़ियाँ उतरता चला गया। दूर फिट्टे मुँह तेरे थे, अपने टशना दे विच रह लौनती है। आरिस ने इसे जाते देखा तो करीब पड़े गमले को उठाकर जोर से गुस्से से दीवार में दे मारा। हद है, किसी की फीलिंग समझ क्यों नहीं आती इसे? कितनी देर रेलिंग पर झुका वो गहरे गहरे सांस लेता रहा और सोचता रहा, और अगले लम्हे वो दोबारा इसके सामने जा खड़ा हुआ। वो गाड़ी की चाबी उठाए शायद कहीं जा रहा था। हट आगे से, संजीदा लहजा। सॉरी, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल गया। आरिस का लहजा भी संजीदा था। ओके, परवाह किसे थी? कहा ना सॉरी, गुस्से में था, कुछ ज़्यादा ही बकवास कर गया, समझ नहीं आती तुझे? आरिस ने गुस्से से पीछे धकेला। ऑन लड़खड़ाया, जबत से होंठ फेंचे कड़ी नजरों से देखा। तो ये तेरा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। अब हट आगे से, मुझे काम से जाना है। हाथ से रास्ते से हटाकर कदम बढ़ाया। ऑन, मैं बहुत डिस्टर्ब हुई यार। वो जैसे बेबस हुआ, ऑन के कदम साख्त हुए। शोला बार नजरों से मुड़कर इसे घूरा और वापस मुड़कर और हाथ में थामी चाबी और मोबाइल जोरदार आवाज़ के साथ साइड टेबल पर रखा और बेड पर बैठकर सपाट नजरों से देखने लगा। आरिस दिल ही दिल में शुक्र का कलमा पढ़ते हुए कुर्सी घसीट कर इसके सामने बैठ गया। नमल और मिशाल की लड़ाई हो गई है, आरिस धीरे से बोला। ऑन ने चौंक कर इसे देखा। नहीं खबर, आगे बोल। खुद को बेपरवाह जाहिर किया। हालांकि दिन में खुद बुत लगी हुई थी कि लड़ाई की वजह क्या कि सारा घर जानता था दोनों एक दूसरे के बगैर सांस लेना भी गवारा न करती थी। इस दिन जब हम घर आए थे दोनों आमने सामने खड़ी थी, इसी दिन लड़ाई हुई। आरिस ने 2 दिन पहले का मंजर से याद करा। पॉइंट पे आओ, उन्होंने संजीदगी से कहा। इतना अरसा जो बात हमने नमल से छुपाए रखी, मिशाल ने 2 सेकंड में इस पर खोल दी। आरिस ने थकी थकी आवाज़ में कहा और अपना सर कुर्सी के बैग पर टिका दिया। यानी पुप्पा के बारे में? ऑन के मुंह से सरसराती आवाज़ निकली। आरिस ने सर हिलाते सख्ती से आंखें मीची। वो बहुत डिस्टर्ब है ऑन। पापा ने इतना अरसा खुद भी नमल से ये बात छुपाए रखी और मैं भी इसे बताने से मना कर रखा था। हमेशा इसे एक बाप का प्यार दिया ताकि वो अपने बाप की कमी महसूस ना करे, कोई इसे ताना न दे कि इसका बाप एक धोखेबाज था। इसका बाप एक सच्चा, एक मेहनती ईमानदार इंसान था जिसकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। यही बात हमेशा इसके जहन में डाली और वो एक आइडियल की तरह अपने बाप की तस्वीर को पूछती रही। और मिशी ने सिर्फ एक पल लगाया इस बुत को तोड़ने में। और मैंने देखा है वो कैसे तड़प तड़प के रोई है। वो समझती है हम सब इस पे और पुप्पो पर तरस खाते रहे इतना अरसा, इसलिए वो खुद अपने और पुप्पो के लिए कुछ करना चाहती है। वो कहती है कि इसका बाप काफ़ी था जो हम सबको लूट गया, मजीद माँ बेटी को कोई हक नहीं हम बनता हमें लूटने का। इसलिए सुबह नाश्ते पर इसने पापा से पैसे लेने से इनकार कर दिया। आरिस तफसील बता रहा था और उनका दिमाग सुन्न होता जा रहा था। जहाँ आरिस भैया और मलाहा की गिरद तफाने बदतमीजी। 1 मिनट रुकी यार, अब इतनी इधर कोई सीन मिस है या क्या है, लेकिन अगला सीन यही है यहाँ पे। जहाँ आरिस भैया और मलाहा के गिर तफाने बदतमीजी मचा था, आज आरिस और मलाहा का वलीमा था। काश मैं अगर इस तलख हकीकत से आशना न होती तो आज मैं भी इन सब के साथ स्टेज पर मौजूद होती। बेदर्दी से आंख से गिरते आंसू पहुँचते हुए दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। तभी सामने मेज़ पर पड़े मोबाइल पर मैसेज टोन बजी तो वो चौंक उठी। हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और जूं जूं मैसेज पढ़ती कि इसका रंग फक होता गया। अंदर में तुम्हारे और ओन के निकाह की तैयारियां हो रही हैं, अंदर जाओ, कैसे भी करके इस निकाह को रोको, वरना फिर जो होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? इसके चेहरे पर साया सा लहराया। नमल, थैंक गॉड तुम मिल गई। अंदर बड़े पापा तुम्हें कब से बुला रहे हैं। इसी वक्त एमल इसे ढूंढती चली आई। नमल ने घबरा कर इसे देखा। अरे क्या वो, तुम इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो? एमल इसका झट पड़ता चेहरा देखकर चौंकी। नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो। नमल ने घबरा कर मोबाइल मुट्ठी में दबा लहंगा संभालती उठ खड़ी हुई। हाल में बड़े पापा के साथ रिजवाना बेगम भी मौजूद थी। आओ नमल बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इसे आते देखकर बड़े पापा ने उठकर इसके करीब ही चले आए। जी बड़े पापा। नमल ने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से जा ली। दिल मुसलसल थक थक करता सीने में शोर में बरपा कर से बैठा था। बेटा, मैंने और तुम्हारी मामा ने मिलकर तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया। हमें उम्मीद है तुम्हें कोई मसला नहीं होगा कि हम तुम्हारा और ऑन का इस खुशी के मौके पर निकाह कर दें। नमल ने ज़बत से आंखें मीची। देखो इधर, अपनी मामा को देखो, अपनी माँ को देखो। रिजवाना बेगम की तरफ इशारा किया। कह रही थी कि ऑन और नमल से पहले पूछ लें, इन्हें कोई मसला तो नहीं। ये भी कोई बात हुई भला? मेरे बच्चे हमें मैं जानता हूँ वो अपने बड़े पापा की बात कभी नहीं टाल सकते, है ना बेटा? ताइदी भरी नज़र से नमल को देखा जिसके सर झुका सर मज़ीद झुक गया। ये लो, हमारा UPS भी गया तो हूँ जो बत्ती है कि नेट उदो ही चलेगा तो अपलोड होएगी वीडियो। मैं जानता हूँ और मेरा बेटा है, वो इनकार कर ही नहीं सकेगा क्योंकि ये इसके बड़े पापा का फ़ैसला है। लेकिन तुम्हारी माँ के कहने पर मैं तुमसे भी पूछ लेता हूँ। बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? आस भरी नज़रों से नमल को देखा। जी बड़े पापा, वो लड़खड़ाई।
पापा मर्दाने में काजी साहब आ चुके हैं। इस लम्हे आरिस ने अंदर झांका। बड़े पापा ने गहरी सांस भरकर इसे देखा। नमल बेटा, तुम्हारा जो भी फैसला अपनी माँ को बता देना, मुझे यकीन है तुम इनकार नहीं करोगी। नमल के सर पर हाथ फेरते हुए वारिस के पीछे बाहर निकले। वो तेरी से रिजवाना के करीब आई। मामा प्लीज़ कुछ करें, मुझे ये निकाह नहीं करना, प्लीज़ मामा प्लीज़, वो मलतजी लहजे में बोली। रिजवाना बेगम साख्त रहेगी और तेरी से अपने हाथ इसके हाथ से निकाले। नमल पागल होगी, मैं क्यों इनकार करूँगी? भाई साहब ने इतनी आस से तुम्हें मांगा है और मैं इनकार नहीं कर सकी, और इनकार की कोई वजह भी नहीं तो हो। और कितना अच्छा बच्चा, इतना डिसेंट, इज्जत करना जानता है, सभी की खुश इखलाक है और सबसे बढ़कर तुम्हें खुश रखेगा। और क्या चाहिए तुम्हें? रिजवाना बेगम ने इसका चेहरा हाथों में लेकर धीरे से समझाया। मामा आप समझती क्यों नहीं है, मुझे भी शादी करनी नहीं है और ऑन से तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ मामा, बड़े पापा को जाकर इनकार करें प्लीज़ मामा। इसके लहजे में इस्तराब था। हर लड़की शादी से पहले यूँ ही कहती है, देखना शादी के बाद तुम खुद ही सेट हो जाओगे। चलो शाबाशी, दुपट्टा ओढ़कर बैठ जाओ, अभी कारी साहब आते ही होंगे। रिजवाना बेगम ने एक डब्बा रेड खोल कर इसके अंदर से रेड कलर का कामदा दुपट्टा निकाला और इसके सर पर डालते हुए प्यार से इसके गाल को सहलाया, मगर वो तड़पी तो उठी। मुझे नहीं करनी है शादी मामा, आप समझ क्यों नहीं रही? वो रो ही तो दी थी। रिजवाना बेगम ठिठक कर इसे देखने लगी। तुम्हें कोई और पसंद है? नमन इसकी आंखों में आंखें डाले वो मंचमंद रह गई। मामा आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? सरगोशी ने आवाज़ निकली। तो ठीक है, तुम ऑन से शादी कर रही हो, ये मेरी ख्वाहिश है नमन। संजीदगी से उंगली उठाकर इसे वार्न किया गया। आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती मामा, मैं इनकार कर दूंगी। वो चीखी। ठीक है, इनकार करने से पहले इन मेहमानों से लाजमी मिल लेना जिनको तुम्हारे बड़े पापा ने स्पेशली तुम्हारे निकाह के लिए इनवाइट किया। सबके सामने जलील करना अपने बड़े पापा को। रिजवाना बेगम अफसोस से कहती हुई बाहर निकल गई और वह सर थाम कर बैठ गई। क्या करूँ मैं सख्त टेंशन में थी। तभी एक ख्याल कौंधे की तरह दिमाग में आया। वो फ़ौरन मोबाइल उठा और मैसेज लिखने लगी। अगले 5 मिनट बाद वो इसके रूबरू था। खैरियत? वही संजीदा अंदाज नमल की हथेलियाँ भीगने लगी। वो आप जानते हैं बड़े पापा हमारा निकाह करें, मैं चाहती हूँ कि आप इनकार कर दें। डरते डरते बात पूरी की। वजह? वही उखड़ लहजा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती। थूक निकलते बात पूरी की। मेरे कंधे पर बंदूक रख कर चलाना चाहती हूँ? ओनने से घूरा। यही समझ लें, मगर ये सच है कि मुझे आपसे ये निकाह नहीं करना। ऑन की आंखों में झांक कर वो बड़े सब्र तहम्मुल और बहादुरी से बोली। ऑन के अंदर छन से कुछ टूटा। ओके फिर तुम ही नीचे जाओ और पापा को इनकार कर दो, क्योंकि मैं तो इनकार नहीं करने वाला। संजीदगी से कहते हुए वापसी के लिए मुड़ा। मैं आपकी ज़िंदगी जहन्नम बना दूंगी। आखिरी बार फेंका। ऑन के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। बेस्ट ऑफ लक माय डियर कज़न। मुड़कर मुस्कुराहट उछाली और तेरी से बाहर निकल के पीछे वो कुर्ती रह गई। और फिर तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो नाकाम रह गई और फिर इसी शाम ओन अब्बास के नाम कर दी गई। चलो जी, मुबारक हो, सारे निकाह हो गया। मांगे तो अगर जान भी हंस के तुझे दे दें, तेरी तो कोई बात भी टाली नहीं जाती। आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात भी खाली नहीं जाती। बिजली इतनी ज़ोर से कड़की थी कि गहरी नींद में डूबे ऑन की आंख खुल गई। मुंदी मुंदी आंखें खोल के इसने टाइम देखना चाहा, मगर कमरे में घुप अंधेरा था। आज वो ऑफिस से जल्दी उठाया था। इसके सर में शदीद दर्द था। घर आते ही वो जूतों समेत बेड पर दराज हो गया। इसका इरादा था कि उठकर चेंज करेगा, फ्रेश होगा, शायद सर दर्द ठीक हो जाए, मगर इसे खबर ही ना हो सकी। न जाने वो कब सो गया। और अब आंख खुली तो घड़ी शाम के 6 बजा रही थी। बाहर बादल फिर गरजे। वो चौंक के उठा और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखने लगा। बाहर आसमान पर स्याह घोर अंधेरा छा गया था। शाम का टाइम था, मगर यूँ लगता था जैसे रात की तारीकी छा चुकी है। पर्दा बराबर करते वो ठिठक कर रुका। देख लिया ही। वो दोनों शायद किसी बात पर बहस कर रही थी। नमन में सलसल सर झुकाए बेदर्दी से होंठ काट रही थी और इसके सामने खड़ी मिशाल गुस्से से बोले चली जा रही थी। नमल थोड़ी थोड़ी देर बाद सर उठाकर कुछ कहने की कोशिश करती, मगर मिशाल उंगली उठाकर इसे चुप करवा देती। तभी इसने देखा मिशाल गुस्से से अंदर की जानी पड़ी थी। जब नमल ने तेरी से इसका बाजू थाम कर इसे कुछ कहना चाहा, मगर मिशाल ने बेदर्दी से इसका हाथ झटक कर अंदर की जानी पड़ गई और नमल वही लाउंज में घास पर बैठती चली गई। आखिर चक्कर क्या? ये दोनों फिर से लड़ रहे हैं, क्यों? तभी नमल ने सर उठाकर इसकी खिड़की की तरफ देखा और तेरी से पीछे हट गया। क्या करूँ अब, कैसे पता करवाऊँ? आरिस भी घर पर मौजूद नहीं। वो बेड पर आ बैठा, कितनी देर बैठा सोचता रहा, फिर गहरी सांस भरता वॉशरूम की जानी पड़ गया। और फिर जब वो चेंज करके बाहर निकला, छाजों मीन बरस रहा था। हवाओं का शोर और गरजते बारिश। दिसंबर की पहली बारिश थी और इसे बारिश हमेशा से नापसंद रही थी। मान टप टप बूंदें गिरने लगी। खिड़की पर दस्तक दे दी। बारिश की आवाज़ टकराई तो बेख्तियार वो खिड़की के करीब चला है। पर्दा बराबर करते हुए चौंक उठा। वो वहीं बैठी थी, साख्त जामत, साकिन, बेहिस, मुर्दा, जैसे जिस्म से जान निकल चुकी हो। सर्द हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया तो वो अंदर तक कपकपा उठा। उफ खुदा, ये लड़की इतनी तूफानी बारिश में कैसे बैठी है? वो बड़बड़ा और तेरी से कमरे से बाहर निकला। लॉन तक आते आते वो अच्छा खासा भीग चुका था। चलो बीवी या तेरी जाकर लाया। नमल, यहाँ क्या कर रही हो तुम? इसके करीब जाकर गर्जा मगर मुजस्मा बेहिस व हरकत रहा। वो इसके करीब जा बैठा। नमल धीरे से इसका बाजू थामा। मुजस्मे ने आहिस्ती से आंखें खोली। ये क्या पागल बना नमल? वो गुस्सा करना चाहता था, इस पर चिल्लाना चाहता था, मगर वो शायद हवास में ना थी। आंखें शिद्दत गिरियाजारी से सूझी हुई थी। नमल उठो यहाँ से, ठंड लग जाएगी, उठो। शाबाश। नरमी से इसे थामा, मगर एकटक इसे देखती रही। कहा था ना कि मैंने ऑन इनकार कर दिया, फिर क्यों नहीं किया? वो वहशत तला सी थी। आंखों में रंज सा रंज था, न जाने कौन सा दुख था जो इसे अंदर ही अंदर चाट रहा था। ऑन को वो अपने हवास में ना लगी। नमल उठो यहाँ से।
अब के वो संजीदगी से बोला और चुपचाप उठ खड़ी हुई, थोड़ा चली फिर लड़खड़ाई। ओन ने बेसाख्ते से थामा मगर वो उसका हाथ छटक गई। मुझे सहारों की ज़रूरत नहीं कहती हुई वो अंदर बढ़ गई। वो वहीं खड़ा भीगता रह गया। और सारा कुत्तापन जरा कर रही है ना, कमीनपन वो कर रही मिशाल बीबी। आरिस और मलाहा हनीमून से वापस आ चुके थे और रातें खानदान भर की दावतें शुरू हो गई थी। रोज़ वो लोग कहीं ना कहीं ज़रूर इनवाइटेड होते और आज भी वो सब मलाहा की अम्मी के यहाँ इनवाइट थे। राजिया आंटी ने सबको बुलाया था। ससुराल का मामला था। बड़े पापा ने सबको तैयार होने का बोला। नमल तो बारिश में भीगने की वजह से पूरे हफ्ते से बेड रेस्ट पर थी और आज थोड़ी तबीयत ठीक थी। बड़े पापा ने इसे भी चलने को कहा मगर वो तबीयत का बहाना करती घर रुक गई। इसकी वजह से रिजवाना बेगम भी नहीं जा सकी। सब लोगों को रात को वापस आना था। वो कसलमंदी से बिस्तर में घुसी रही। जब फिर भी सुकून ना आया तो उठकर नीचे चलिए। सामने लाउंज में मामा बैठी किसी मैगजीन की वर्करदानी में मसरूफ़ थी। इसे आते देखकर मुस्कुराई, इशारे से पास बुलाया। वो चलती हुई आई, उनकी गोद में सर रखकर नीम दराज हो गई। अब कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? मोहब्बत से माथा चूमा। ठीक हूँ मामा, नमल ने धीरे से जवाब दिया। इतना फोर्स कर रहे थे तुम्हारे बड़े पापा, चली जाती तुम भी, तबीयत भी फ्रेश हो जाती मेरी जान की। धीरे धीरे इसके बाल सहराते रिजवाना बेगम बोली। मामा आपसे एक बात पूछूं? नमल ने आंखें खोलकर मामा को देखा। क्यों नहीं मेरी जान, पूछ, ज़रूर पूछ। पूछो। मामा ने मोहब्बत से इसका माथा चूमा। मेरे पापा एक धोखेबाज इंसान थे जिन्होंने धोखे से आपके बड़े पापा के लोगों की जायदाद पर कब्जा कर ली। ये सच है मामा? आंखों में वहशत लिए वो इनसे मुखातिब थी। बताएं ना मामा। इसने साख्त नज़रों से खुद को देखती रिजवाना बेगम को हिलाया। नहीं, ये झूठ है। तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे इंसान थे। पता है जब तुम पैदा हुई थे वो कितने खुश हुए थे कि मामा प्लीज़ मुझसे अब झूठ मत बोलो, मैं जान चुकी हूँ सब कुछ। रिजवाना बेगम चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए बोली जब नमल ने टोक दिया। देखे मामा मेरी बात सुने। नमल ने जोश से इनके हाथ थामे। आप खुद सोचें, इतने अरसे से बड़े पापा, चाचू वगैरह सब ने हम पर जान छिड़की। कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक धोखेबाज बाप की बेटी हूँ। दिल तकलीफ से दुखा। कभी आपको किसी ने एहसास नहीं होने दिया कि आपके शौहर इनके साथ गलत कर चुके। मुझे पढ़ाया लिखा इतना बड़ा किया और अब एक और एहसान अपने बेटे के साथ निकाह कर दिया। मामा आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं, आप ज़रा सा भी गिल्टी फील नहीं करती कि इनके आप पे मुझ पे इतने एहसान और आपके शौहर इन्होंने क्या किया? हाँ, नमल ने अफसोस से इन्हें देखा। बहुत हो गया नमल, चलो उठो ऊपर जाओ। रिजवाना बेगम ने संजीदगी से टोका और उठ खड़ी हुई। आप मुझसे तो भाग सकती मामा मगर सच को नहीं झुटला सकती। इसी वक्त बड़े पापा और बाकी सब लाउंज में दाखिल हुए थे मगर माँ बेटी को आमने सामने ठहने देखकर ठिठक गए। आखिर कब तक आप इस घर में अपनी बेटी को लिए बैठी रहेंगी? हालांकि आपके शौहर को ने आपको इस काबिल छोड़ा ही ना था कि आप मुझे लेकर दोबारा इस दहलीज पर आती, मगर आप नमल बकवास बंद करो। रिजवाना बेगम ने चिल्लाकर नमल का मुंह बंद करना चाहा मगर लगता था वो आज सब उगल देगी। मामा आप यूँ चिल्लाकर मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकती। ओन और आरिस ने ज़बत से सुरख पड़ती रिजवाना बेगम को देखा और आगे बढ़कर नमल को चुप करवाना चाहा जब बड़े पापा ने इशारे से इन्हें रोक दिया। करीब खड़ी मिशाल का दिल थक थक कर रहा था। लानती अपना बंदा दा कमीनपन ही नहीं दिखावे, बाद च दिल धक धक करे। कमीनी ने सारा कुछ किया इन्हें। मामा मेरी बात माने, हम यहाँ से चलती हैं, हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। मैं कहीं नौकरी कर लूँगी मगर अब हमें बड़े पापा पर बोझ नहीं बनना चाहिए। मामा अगर मुझे पहले पता होता कि मेरा बाप पे एक चटाख बात अधूरी रह गई थी, थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि कई लम्हे तो नमल समझ ही ना सके कि हुआ क्या। पुप्पो ओन और आरिस तेरी से रिजवाना बेगम के जाने पड़े। अच्छा था कि इस दिन अपने बाप के साथ तू भी मर गई होती है सान फरामोश। रिजवाना बेगम ने अफसोस से रोते हुए इसे देखा। जीने की वजह तो अब भी नहीं बची मामा, रिंधी हुई आवाज़ में कहती वो मुड़ी और पीछे सबको देखकर ठिठकी रुकी मगर अगले पल भागती हुई ऊपर अपने कमरे में जा घुसी। नमल बड़ी मामा ने इसके पीछे जाना चाहा मगर बड़े पापा ने रोक दिया। अभी वो गुस्से में कहते रिजवाना बेगम के पास करीब जाकर ठहरे। मैं नहीं जानती भाई साहब इस सारी बकवास के पीछे किसका हाथ है, इसे सब किसने बताया, मैं नहीं जानती। रिजवाना बेगम फूट फूट कर रो दी। ओन और आरिस ने कड़ी नज़रों से मिशाल को देखा जिसका झुका सर मजीद झुक गया। बच्ची है वो रिजवाना, चंद दिन में भूल भाल जाएगी। तुम परेशान मत, तो मैं खुद समझाऊंगा इसे। गुस्सा ठंडा होने दो ज़रा इसका। बड़े पापा ने रिजवाना के सर पर हाथ रखकर इन्हें समझाया। इसी वक्त ऊपर से तोड़ फोड़ की आवाज़ आने लगी। मामा घबरा कर ऊपर खड़ी हुई। भाई साहब वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। बैठ जो रिजवाना, ये आजकल की जनरेशन का गुस्सा निकालने का एक तरीका है। बड़े पापा ने इन्हें बैठने का इशारा किया और वो हाथ मसलती हुई बैठ गई मगर नज़रें ऊपर ही थी जहाँ से मुसलसल कांच टूटने की आवाज़ आ रही थी। और बेटा तुम ऊपर जाकर देखो वो खुद को कोई नुकसान नहीं ना पहुँचा ले। बड़ी मामा ने जब सबर ना हुआ तो बेख्तियार उनके पुकारा। वो तो जैसे इसी पुकार का मुंतज़िर था। अगले लम्हे वो इसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। नमल दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खटखटाया। नमल जवाब नदारत। ये क्या पागलपन है नमल, वो सख्ती से बोला। जवाब में कोई चीज़ ज़ोरदार आवाज़ में दरवाजे से आ टकराई और इसके कांच दूर तक बिखरते चले गए। चले जाओ तुम यहाँ से, सुना तुमने, दफ़ा हो जाओ। वो ज़ोर से चिल्लाई थी, साथ ही कांच टूटने की आवाज़ आई। साथ ही नमल की चीख बेसाख्ता थी। और ने ज़बर से होंठ काटे। नमल मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। और झिलझिलाया। वो चीखी क्यों थी? अंदर वो ठीक तो है ना? नमल मगर दूसरी तरफ खामोशी छाई रही और उनका दिल न जाने क्यों धड़का। नमल अब की बार आवाज़ में कुछ ऐसा था कि बाकी घर वाले भी इर्द गिर्द जमा हो गए। मामा इसने अंदर से लॉक लगा रखा, मुझे लगता है वो ठीक नहीं। चाबियाँ लाए जल्दी। नमल दरवाज़ा खोलो।
पीछे मुड़कर वो मामा से मुखातिब हुआ और साथ ही दरवाज़ा खटखटाया। जवाब में खामोशी छाई रही। लड़कियां तो रोना शुरू हो गई। मामा की हालत भी गहरी थी। पप्पा प्लीज़ संभाले खुद को। आरिस तो दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करो, मैं साथ वाली बालकनी से इसके रूम में जाने की कोशिश करता हूँ। ऑन ने मुड़कर पहले रिजवाना बेगम को दिलासा दिया और फिर आरिस को मुखातिब किया और फिर भागता हुआ मिशाल के रूम में आया। मिशाल के रूम की बालकनी नमल के रूम की बालकनी साथ साथ जुड़ी थी। अगले लम्हे वो बालकनी से कूद कर इसके कमरे में था। लानती औरत है, मिशाल ने पहले कुत्ते आगे पाओ सारे जने रल के। नमल अगले पल वो साख्त हुआ। कमरे में जा बजा कांच बिखरा हुआ था। टूटे हुए कुलदान, अलमारियां, ड्रेसिंग टेबल का शीशा सब टूटा बिखरा पड़ा था। इन सब के दरमियान कांच के मेज़ के गिर्द बेहोश पड़ी नमल, जिसका हाथ कांच की मेज़ पे फंसा कलाई तक कट चुका था। खून दूर तक फैलता चला गया। नमल वो तेरी से इसके करीब है। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। नमल आंखें खोलो, इधर देखो नमल। वो इसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, मगर वो होश में होती तो सुनती ना। ओन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और वापस मुड़कर टूटे हुए कांच में से नमल का हाथ निकालने लगा। ओ शिट, ये तो बहुत जख्मी है। आरिस परेशान हो उठा था। ख़वातीन तो बाकायदा ऊंची आवाज़ में रोने लगी। ओन ने नरमी से इसका हाथ निकाल कर सोफे पर पड़े नमल के दुपट्टे को उसकी कलाई पर बांधा। आरिस जल्दी से गाड़ी निकाल, कहता हुआ झुककर नमल को उठाने लगा। आरिस जल्दी से बाहर भागा। ओन नमल को उठाए बाहर आए। मामा प्लीज़ आप पप्पो को संभालें। भाभी आप मेरे साथ आएँ प्लीज़। ओन तेज़ी से कहता बाहर आए। मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी ओन। मिशाल तेज़ी से इसके करीब आई थी। ओन ने रुक कर शोला बार निगाहों से मिशाल को देखा। मैं आज से तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आइंदा तुम मुझे नमल के आस पास भी नजर ना हो, समझी। सख्ती से कहा। गाड़ी में जा बैठा। मलाहा भाभी फ्रंट सीट पर थी। आरिस ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आरिस थोड़ा तेज़ चला, बहुत ब्लीडिंग हो रही है। ऑन की नज़रें नमल के जट पड़ते चेहरे पर थी। 2 मिनट पर चलान होते होते रह गया। और लानती मिशाल बीबी हुन तो किस वरते च अगे आई हैं। लानती औरतें, बेगैरत औरत यार, फुल स्पीड में आकार। आरिस ने परेशानी से मुड़कर नमल को देखा। ऑन ये दुपट्टा भी सारा खून से भर चुका। मलाहा भाभी घबराई आवाज़ में बोली। आरिस इसकी दिल की धड़कन तो काफ़ी कम हो गया, भाभी देखें। ऑन बौखला उठा। मलाहा ने बेसाख्ता हाथ नमल के सीने पर रखा। दिल डूब डूब उपरा। नमल, ऑन ने बेसाख्ते से पुकारा। मुझे लगता है ये होश में आ रही है। मलाहा ने नमल की पलकों की जंबिश देखकर तेजी से कहा। गुड ऑन, अब इसे बातों में लगा कर रखो, इसे हवास खोने मत देना। आरिस जोश से बोला। तभी नमल के मुंह से कराह निकली। नमल आंखें खोलो यार। ऑन की आवाज़ में तड़प थी। ऑन, नमल की आंख के किनारे से एक आंसू टूट कर गिरा। मैं अभी मरना नहीं चाहती। ऑन के दिल पर ज़रब सी लगी, मगर अगले पल वो ठिठक गया। नमल के होंठ के किनारे से खून निकल रहा था। नमल, हाथ लगाकर खून साफ किया। आरिस इसने कुछ खाया। आरिस लगता है इसने। ऑन का दिमाग भग से उड़ गया। आरिस ने बौखलाकर तेज स्पीड की, मगर मलाहा जब खामोशी से आंसुओं को बहने दिया और ऑन पागलों की तरह से झंझोड़ा था जो दोबारा गनूदगी में जा रही थी। दिस इज़ फॉर यू ब्यूटीफुल लेडी। तू कर ला खुदकुशी, तेरे खुदकुशी करना सारियां गल्लां खत्म हो जानियां ना, पागल औरत। आरिस खूबसूरत, दिस इज़ फॉर यू ब्यूटीफुल लेडी। आरिस खूबसूरत गुलाबों का गुलदस्ता साइड टेबल पर रखते हुए चहका और बिस्तर पर नींदराज नमल ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा। कैसी हो? मलाहा इसका गाल चूमते हुए इसका हाथ थाम कर इसके करीब बैठ के। ठीक हूँ, और कौन कौन आया? चेहरे पर मुस्तकिल मुस्कुराहट थी। नजरें बार बार दरवाजे के गिर्द घूमकर मायूसी से लौट आई। यार हम दोनों आए, बाकी सारे तो सुबह तुमसे मिलकर गए हैं ना। मलाहा ने नासमझी से देखा। बाय द वे, तुम्हें किसी स्पेशल बंदे का इंतजार वेट है क्या? आरिस ने आंख दबाते हुए शरारत से देखा तो वो झेंप गई। नहीं, बस यूं ही। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। 3 दिन मुसलसल 3 दिन वो हॉस्पिटल रही थी और इन 3 दिनों में सब इससे मिलने आए थे, घंटों इसके पास रहते, बातें करते, हंसते मुस्कुराते, कहके लगाते। किसी एक ने भी इसे सरजनिश नहीं की कि इसने क्या किया, क्यों किया था। सब इसे यूं ही मिले थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर नहीं आया था तो वही सितमगर था। 3 दिन वो हॉस्पिटल में नहीं, 1 हफ्ते से घर आए हुए हो गया था, मगर वो हाल तक पूछने नहीं आया था। एमल ने इसे बताया कि कैसे डॉक्टरों ने इसका केस लेने से इनकार कर दिया था और इसने तो गोया अस्पताल की बुनियादें हिला डाली थी। जितनी देर वो इमरजेंसी रूम में रही, वो बाहर वो तड़पता रहा और जैसे ही डॉक्टर ने इसे खतरे से बाहर बताया, इसके बाद वो चला गया। इसके बाद वो एक बार भी इसे देखने ना आया। नमल की नज़रें हम वक्त बंद दरवाजे पर टिकी रहती। वो देखना चाहती थी। बकौल एमल के वो दिन रात इसके लिए तड़पा था। न जाने क्यों उसे यकीन ना आया। वो संजीदा खड़ूस बद दिमाग इंसान, गुस्सा जिसकी नाक पर धरा रहता था, वो इसके लिए तड़पा था। अनवेश का रोग लगा है ना, उनकी पता से अगे गंदी आंटी, पागल है दिमाग तो, अकलो वेली औरत। वो इसकी तड़प देखना चाहती थी, मगर वो तो झूठे मुंह से पूछने तक ना आया। लगता है एमल ने मुझे बहलाने के लिए सब कहा है। नमल आंखें खोलो यार। क्षण से कुछ याद है, बेबसी, तड़प, खो देने का डर। सॉरी ऑन, मैं चाहकर भी इस निगाह को मजीद नहीं चला पाऊंगी। जबत से आंखें बंद करते वो दिल ही दिल में ऑन से मुखातिब थी। जा दफ़ा हो जाके, चित्तर ना खा ली तू मेरे को। रात के 2:30 बज रहे थे, पर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। करवट बदलते बदलते वो थक चुकी थी। आंखें बंद करती तो छम से कोई सरापा आंखों में उतर आता। वो झंझला कर उठ बैठती। क्या मुसीबत है। उठकर कमरे में टहलने लगी, तब भी सुकून न आया तो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। बाहर 400 अंधेरा था। सब अपने अपने रूम में ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे और वो बेकरार रूप की तरह पूरे घर में चकराती फिर रही थी। किचन में आकर ठंडा यख पानी पिया तो बदन में कपकपी सी दौड़ी। ठंडक का एहसास हुआ, तभी से एहसास हुआ बगैर शॉल और जूतों के नंगे पाँव बाहर निकल आई थी। पानी का जग थामे वो वापसी के लिए मुड़ी, मगर अगले कदम में
सीढ़ियों के पास इसे रुकना पड़ा। ढीली ढाली शर्ट, ट्राउजर में आंखों में नींद का खुमार लिए मोबाइल कान से लगा हुआ था। वो किसी से मुस्कुराते हुए बात करता हुआ सीढ़ियाँ उतर रहा था। यार नींद ख़राब करके कहती हूँ, नींद ख़राब तो नहीं की। अच्छी लॉजिक है। चेहरे पर दिलनशी मुस्कुराहट थी। मुझे तो कभी मुस्कुरा के देखा तक नहीं वो कुड़ी। अच्छा 1 मिनट होल्ड करना ज़रा, कहता हुआ मुस्कुराता हुआ नमल के करीब है। मैं भी पानी पीने जा रहा था, थैंक यू। नमल के हाथ से खाली जग लिया और मुस्कुरा कर बोला। नमल चुपचाप जग से पानी अंडेलने लगी। ऑन ने वहीं सीढ़ियों पर बैठकर पानी पिया और ग्लास से थमाकर शुक्रिया कहता हुआ उठा, मुड़ा, फिर रुक गया। सुनो तुम्हारी कलाई अब कैसी है? नमल का दिल धड़का। तो इससे मैं याद हूँ? अब काफ़ी बेहतर लग रही हो। खुद ही हाथ में पकड़ कर उल्टा सीधा करके देखा, कहता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। वो जो खुशफहमी में घिरी खड़ी थी, दम साधे वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। वो तो डिज़र्व यही करनी है। तैने जिन्होंने इज्जत देने की कोशिश की थी, जिन्होंने इज्जत बची नहीं। मल्लाह भाभी के भतीजे की सालगिरह थी, सब वहाँ इनवाइट थे। लड़कियाँ मुँह बसोरती रह गई इनके एग्जाम से, जबकि बड़े पापा ने साफ इनकार कर दिया। बेटा ये तो बच्चों का फंक्शन होता है, भला हम बड़ों का क्या काम? मगर पापा किसी को तो जाना चाहिए ना। मल्लाह की फैमिली क्या सोचेगी? सबको अलग अलग इनवाइट किया है उन्होंने। आरिस बॉय लाइक मुंह में रखते हुए बोला। वो सब इस वक्त नाश्ते की टेबल पर जमा थे। नमल बेटा कल संडे, तुम लोग वापसी पर तैयारी कर लेना, आधे दिन की तो बात है। बड़ी मामा ने लड़कियों को मुखातिब किया। बड़ी मामा मैं तो तैयार हूँ, आप मिशी एमी को भी बस मेरे साथ तैयार कर दे। नमल मुस्कुराते हुए बोले। मिशी ने तो कुत्ते आगे पादे पड़ के। मामा नमल को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एक नज़र डालती है, वैसे काफ़ी होता है इसके लिए। पढ़ना तो हम जैसे के लिए होता है। कल का एक दिन मुझे फिर भी कम लग रहा है। क्या भाभी आप छोटू की सालगिरह हमारे एग्जाम्स के बाद नहीं रख सकती? मामा के जवाब देकर मुँह बसोड़ते हुए भाभी की तरफ देखकर बोली तो भाभी मुस्कुरा दी। ऑन बेटा तुम ऑफिस से जल्दी फारिग होकर चले आना, अपने साथ नमल और मिशाल को ले जाना। मल्लाह और आरिस तो थोड़ी देर तक चले जाएंगे। बड़ी मामा ने अखबार पढ़ते ऑन को मुखातिब किया। सॉरी मामा, आज का सारा दिन मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकूँगा। आप इन दोनों को ड्राइवर के साथ भेज दें। नमल के चेहरे पर साया लहराया, जबकि मिशाल के अंदर तक ठंड उतरती चली गई। और देख लो मिशी के साथ भी एडी तो बेचारी चंगी है ना, अच्छाई देवी। हाले भी तेन मिशाल ने सिर ते चढ़ा के रखे है, वो तेरे को साढ़े साढ़े मरन वाली हुई लानती जे। बड़ी मामा मेरी भी तैयारी नहीं है, मैं भी नहीं जा सकूंगी। आप नमल को आरिस भाई और भाभी के साथ ही भेज दें। मिशाल हाथ छाड़ते हुए कहती हुई खड़ी हुई। ऑन नहीं होगा तो मेरा क्या वहाँ काम? ठीक है निमी, तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी देर तक निकलते हैं, मैं ज़रा एक तो काम निपटा लूँ। आरिस भैया इसके बालों को छेड़ते हुए उठे थे। ऑन भी सबको खुदाफिज कहकर बाहर निकल गया। वो बुझे दिल के साथ अपने रूम की तरफ बढ़ गई। होना थे ऑन पहुँचे हले। हर तरफ गहमा गहमी थी, एक नाकाबिले फ़हम शोर बरपा था। केक कट चुका था, खाना खुल चुका था, सब चलते फिरते खाने पीते नजर आ रहे थे। नमल ने मुस्कुराते हुए अपने आसपास देखा। बच्चे दौड़ते भागते नजर आ रहे थे, बड़े सब अपनी बातों में मसरूफ़ थे। इसके साथ भी मल्लाह भाभी की फैमिली खड़ी थी, सब बातों में मगन थे। आरिस भैया अपने चुटकुले छोड़ रहे थे, महफिल ज़फ़रान बनी हुई थी। तभी तेज़ तेज़ मल्लाह भाभी आई। इनकी गोद में एक साला मोइस भतीजा था। नमल इसको पकड़ना ज़रा, मैं इसकी माँ को ढूंढ लूँ, कहती वो मोइस को इसे थमाया और ये जा बोझा। नमल ने मुस्कुराते हुए गोल मटोल से मोइस को थामा, चट मुँह घूम लिया। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी बीवी तो आज सुपरमैन बनी हुई है, कोई लिफ्ट ही नहीं। आरिस भाई ने सिर पर हाथ फेरते हुए वक्तन फ़वक्तन मेहमानों को अच्छी तरह खाने की ताकीद करती हुई इधर उधर घूमती मल्लाह भाभी को देखकर का तो नमल खिलखिला कर हंस पड़ी। हेलो गाइस। गंभीर लहजा, दिलनशी मुस्कुराहट। नमल का बेख्तियार दिल रुक धड़का। मेरे वजूद में सांसों की आगाही के लिए तुम्हारा मुझ में धड़कना बहुत ज़रूरी है। ओ बड़ी आ गया तू, यकीन कर मैं तुझे बहुत मिस कर रहा था यार। आरिस भाई ने इसे खींच कर सीने से लगा। तूने मुझे याद किया और मैं आ गया। जहर मुस्कुराहट से जाए ओन ने इसे खुद से अलग किया। अब वो फर्दन फर्दन सबसे मिल रहा था। नमल मोइस का हाथ थामे इसके साथ खेलते हुए खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करने लगे, मगर अगले लम्हे इसका सांस लम्हे भर के लिए ऊपर का ऊपर आ गया। हेलो बर्थडे बॉय। वो इसके ऊपर झुका था, इसकी गोद में बैठे मोइस की गाल चूमकर सीधा हुआ, नजरें नमल से टकराई। एक लतीफ़ सी मुस्कुराहट इसके तरफ उछाली और इसके बराबर खड़ा हो गया। नमल को लगा इसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। ओए चुड़ैल, तुम किधर? तभी आरिस ने स्लीवलेस शर्ट पहने अल्ट्रा मॉडर्न सी लड़की को मुखातिब किया। नमल ने सर उठाकर इसे देखा था। वो गर्मजोशी से आरिस का हाथ थामे खड़ी थी। ऑन के साथ आई हूँ, वो मुस्कुराकर बोली। नमल ने हैरिस इस खूबसूरत मुजस्मे को देखा। तो ये है इनकी पसंद। ऑन भी मुस्कुरा दिया था। तभी मल्लाह भाभी इनके करीब चली। ऑन तुम कब आए? हैरिस ने ऑन को देखा। बस देख लें, मुझे लगा कुछ लोग मुझे याद कर रहे होंगे तो मैं खींचा चला। ऑन ने मानी खींची से नमल को देखा तो मल्लाह भाभी मुस्कुरा दी। बहुत अच्छा किया, वैसे भी नमल बहुत उदास हो रही थी। मल्लाह भाभी ने शरारत से नमल को देखा। वो गड़बड़ा गई। हुई शी? अल्ट्रा मॉडर्न लड़की ने तीखी नज़रों से नमल को घूरा। माई वाइफ। ऑन ने धीरे से इसके शाने पर हाथ रखकर इसे अपने साथ लगाया। वो सुनसी खड़ी ऑन को देख रही थी, निकाह होने के बावजूद, जिसने हमेशा मेरी कज़न कहकर तारीफ़ करवाया था। आज ऐसा क्या था नमल समझ न सकी। इस लड़की का चेहरा फक हो गया, मगर अगले लम्हे इसने खुद को संभाल लिया। हाय नमल, नाइस टू मीट यू। मुझे रमला कहते हैं, ऑन की फ्रेंड। अब वो अपना खूबसूरत हाथ बढ़ाए कह रही थी। नमल ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। ज़बरदस्ती की दोस्त। ऑन बड़बड़ाया। नमल ने चौंक कर इसे देखा जैसे इसे सुना रहा हो। आओ ऑन, खाना लग चुका। और रमला तुम भी। मल्लाह भाभी ने खुशदिली से रमला का हाथ थामा। अरे नहीं भाभी, मैं तो घर से लेट लंच करके निकली थी। आप ऑन को ले जाए, मैं थोड़ी देर के लिए नमल को कंपनी में बैठूंगी। रमला ने भाभी को जवाब देकर नमल की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे ना चाहते हुए भी नमल ने थाम लिया। मोइस को मुझे दे दो नमल।
तुम लोग बैठकर बातें करो। आरिस ने हाथ बढ़ाकर मोइस को नमल के हाथ से ले लिया और रबल अमला के साथ खाली टेबल की तरफ बढ़ गई। और ने संजीदगी से नचाते देखा, फिर हाथ में थामे मोबाइल पर तेरी से मैसेज करने लगा। दूर लॉन के आखिरी गोशे में बैठी नमल का मोबाइल गुनगुनाया। इससे बच कर रहना, बहुत शातिर लड़की है ये, पढ़कर वो उलझ गई। लेकिन नमल बीबी ने फिर कोई ना कोई चवल मारनी है। अच्छी बहुत है ना। रात के 12 बज चुके थे। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रहे थे। आरिस ने भी टाइम देखकर उनको उठने का इशारा किया। मलाहा ने 2 दिन अभी यहीं रुकना था। नमल को भी बुलवा लो, ऑन टाइम काफ़ी हो चुका। बातें करते करते वो बाहर आ। जब मलाहा की अम्मी से बात करते आरिस ने मुसलसल फ़ोन में मसरूफ़ फ़ोन को कहा, मैसेज किया यार, सामने तो कहीं वो दोनों नज़र नहीं आ रही। और ने सर उठाकर एक लम्हे को देखा, फिर मोबाइल पर लग गया। अरे 1 मिनट, अनीसा भाभी, नमल को कहीं देखा आपने? थोड़ी देर बाद जब वो सब मिलकर बाहर आए, नमल बदस्तूर गायब थी। लॉन में लगभग खाली था, बस इक्का दुक्का मेहमान थे। मलाहा ने गेट तक छोड़ने करीब से गुजरती इन्होंने अनीसा भाभी को मुखातिब किया। अरे थोड़ी देर पहले मैंने इसे ऑन की फरंगी दोस्त के साथ देखा था, बैक वाले लॉन की तरफ, शायद वहीं हो। अनीसा भाभी जवाब देकर सोए हुए मोइस को उठाए अंदर की तरफ बढ़ गई। मैसेज भी किए, फ़ोन भी करो, ऐसी भी क्या बातें हो गई कि जो फ़ोन भी रिसीव नहीं करी। ऑन सख्त झंझलाया हुआ लग रहा था। छोड़ ना यार, तू जानता तो इन लड़कियों को जब मिल के बैठ जाए तो। आरिस ने शरारत से कहते हुए मलाहा की तरफ देखकर बातें अधूरी छोड़ दी। मलाहा ने इसे बस घूरने पर इत्तेफाक किया। चलते हुए पिछले लॉन की तरफ आए, मगर आगे का माहौल ही ऐसा था कि इन्हें ठिठक कर रुकना पड़ा। बड़ा लॉन के बीचों बीच रखे मेज़ के गिर्द कुर्सियों में वो दोनों बैठी थी। रमला के हाथ में किसी मशरूब का गिलास था जिसे वो घूंट घूंट पी रही थी, जबकि इसके बरक्स नमल मेज़ पर दोनों बाजू रखे इनके ऊपर सर रखे न जाने सो रही थी या अरे आओ आओ ओन, मैं कब से तुम लोगों का ही वेट कर रही थी। रमला की नज़र अचानक इन तीनों पर पड़ी। ये नमल ऐसे क्यों बैठी है? मलाहा बड़बड़ाई। यहाँ आकर इतने अंधेरे में क्यों बैठी हो तुम लोग? आरिस ने किसी गड़बड़ का एहसास किया। कितनी कॉल्स की, तुम्हें उठा नहीं सकती थी तुम? और ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ सोने आई थी तुम? और ने दृष्टि से कहते हुए नमल का बाजू पकड़ के इसके झटका दिया। कौन हो तुम? नमल ने मेज़ से सर उठाकर मुंदी मुंदी आंखें खोलकर ओन को देखा। बदबू का भपका ओन के नथनों से टकराया और इसका दिमाग फक से उठ गया। आरिस और मलाहा ने हैरत से नमल को देखा, जो सुर्ख आंखों से ओन को घूरने के बाद दोबारा मेज़ पर सर रखकर सो चुकी थी। हा हा हा, अपने के शौहर को नहीं पहचानी? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी है यौन। रमला का कान फाड़ कहका ओन के दिमाग में जा घुसा। क्या पिलाया तुमने नमल को? अगले लम्हे वो गुर्राया था। सिर्फ 2 घूंट पिलाए थे तुम्हारी बीवी को, मगर लगता है पहली दफ़ा पिए ना बेचारी ने, शायद दिमाग पर चढ़ गई इसके। फिर लख लाना तो आते जिन्हें ओन पे बीवी ने भेजे ਉਹਦੇ ਨਾਲ लानती जे। रमला ने तंज से ओन को देखा। ओन तो ओन, आरिस और मलाहा को भी जैसे सांप सूंघे। शिश्तर से सब रमला को देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगले पल वह जुनूनी अंदाज में रमला पर झपटा और दोनों हाथों से रमला की गर्दन थाम ली। रमला की तो गोया आंखें बाहर निकल गई, सारी तराई धरी की धरी रह गई। मार दे गिच्ची दाप दे दी। क्या करे ओन, मर जाएगी। आरिस तेरी से आगे बढ़ा, रमला को इससे छुड़ाए। कहा था मैंने तुझे, ये साइको लड़की है। ओन चिल्लाया। ओन आहिस्ता यार, मेहमान है घर में, अभी कोई इधर ना निकले, दफ़ा करो इसे। नमल के बारे में सोचो, घर कैसे लेकर जाए इसे। आरिस ने इसके शाने पर हाथ तक कर इसे जैसे कंट्रोल करने की कोशिश की। इसे कह तो दफ़ा हो जाए मेरी नज़रों से, वरना मैं जान ले लूँगा इसकी। और ने तलख काटदार निगाहों से रमला को घूरा। जा रही हूँ मैं, और याद रखना, अभी सिर्फ शराब दिया, इसे अगली बार जहर देते भी नहीं हिचकिचाऊंगी। सीधी तरह तलाक दे देना इसे, वरना। रमला ने उंगली उठाकर जैसे वार्न किया। शट अप रमला, आरिस कर जाता। तेरी तो। और ने ज़बरदस्त से दे आते देखा। तुझे कहा किसने था तू इसको हाथ साथ लाने को? आरिस ने गुस्से से देखा। मैं नहीं लाया, खुद ज़बरदस्ती मेरी कार में बैठ गई थी, अब बीच सड़क पर उतार देता। बेतासुर सपाट अंदाज उसकी रग रग में भरा था। और हाँ, पापा से कहना सफ़ीर अंकल को कहकर अपनी बेटी को लगाम डाले, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं करूँगा। उंगली उठाकर आरिस को वार्न किया और तेज तेज कदम उठाता नमल के करीब आया, जो मुंदी मुंदी आंखों से इन दोनों को घूर रही थी। उठो, झटके से बारू से पकड़ कर खड़ा किया। आरिस और मलाहा तेरी से इनके करीब है। क्या है, सोने तो। पलट खड़ाई आरिस ने बेसाख्ते से थामा। आराम से ऑन, होश पे नहीं है। वो बाहर कैसे लेकर जाएंगे इसे? गेट पर तो काफ़ी मेहमान थे, काफ़ी। ऑन झंझला। 1 मिनट रुको, इस तरफ भी दरवाज़ा है। आरिस आप गाड़ी इस दरवाजे के पास लेकर आए, तब तक मैं और नमल को लेकर आते हैं। मलाहा के दिमाग ने फ़ौरन काम किया। आरिस सर हिलाता हुआ गेट की जाने पड़ा चला गया, और जिस वक्त वो दोनों नमल को थामे बाहर लाए, आरिस गाड़ी गली के कोने में रोक चुका था। छोटी गली थी, गाड़ी गली में दाखिल ना हो सकती थी। मैं भी चलूँ साथ में? मलाहा ने बैक सीट पर बेसुध पड़ी नमल को देखकर बोली। नहीं नहीं, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे, और वैसे भी नमल को इस टाइम घर नहीं ले जा सकते, और इस हालत में तुम्हारे घर भी नहीं छोड़ सकते। मेरा ख्याल है मैं और नमल को फार्म हाउस पर छोड़ देता हूँ, और खुद घर जाकर कह दूँगा कि वो दोनों रात तुम्हारी तरफ ठहर गए। तुम्हें कोई फ़ोन है, तुम भी यही कहना। आरिस ने इसे समझाया। मलाहा ने सर इस्पात में हिलाया। आरिस ने आगे बढ़ के ड्राइविंग सीट संभाली, जबकि ऑन पीछे लड़खड़ाती हुई नमल के साथ बैठ गया। मैं समझा, वो अब सुधर चुकी है। कितनी मासूमियत से माफ़ी मांगी थी इसने। आरिस को रह रहकर रमला का रवैया याद है। मैंने तुझे पहले कहा था, कुत्ते की तुम सारी उम्र नलकी पी डालो, सीधी नहीं होती। रमला का केस भी कुछ ऐसा ही है। मैंने तो इसे निकाह कर इसलिए बताया कि वो पीछे हट जाएगी, मगर वो तो कमीनगी पर उतर आई। ऑन ने ज़बत से मुठ्ठियाँ भींची हुई थी, तभी इसकी नज़र गाड़ी का शीशा खोलती नमल पर पड़ी, जो अब दोनों बाजू बाहर निकाले करीब से गुजरती गाड़ी को देखकर ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी। ये क्या तरीका है? ऑन ने झिड़क कर इसके बाजू को अंदर खींचा। क्या है सड़ू? नमल ने मुंह बसोड़ते हुए इसे देखा, जबकि आरिस ने वह मुश्किल हंसी रोकी। अगर उस वक्त होश में होती तो ऑन के इतने करीब देखकर ही थर थर कामती कि जाके चुपचाप बैठी रहो।
वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ओन को तब चढ़ी। खिड़की खोलो, मेरा दम घुट रहा है। नमल ने दोनों हाथ जोरदार आवाज़ से खिड़की पर मारे और गहरे गहरे सांस भरने लगी। ओन ने चौंक कर इसे देखा और अगले ही पल खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। सर्द हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया तो अंदर तक कपकपा उठा और वो कैसे सुकून से सीट की पुष्ट से सर टकाकर पुरसुकून हो गई थी। बाहर रात गहरी हो रही थी, आसमान पर गहरे बादल छा रहे थे। सर्द हवाओं का शोर जारी था जब वो फार्म हाउस पहुंचे। रात का 1:30 बज रहा था। मलाह भाभी को साथ ले आते, अगर इसे रात कुछ हो गया तो। सहारा देकर इसे अंदर ले जाते ऑन अपसेट लग रहा था। और मलाह के घर वालों को क्या बहाना बनाते कि अचानक क्यों लेकर जा रहे हैं मलाह को। आरिस ने खफकीसी से घूरा। तो फिर तू रुक जा ना, मैं अकेला कैसे। उन्हें परेशानी से देखा। यार वो सुकून से सोती रहेगी, मैं घर जाकर बोल दूंगा कि तुम दोस्त की तरफ रुक गए हो, तो टेंशन ना ले यार, मर्द बन। आरिस ने इसके कंधे पर थपकी दी। नमल को कमरे में लिटाकर इस पर कंबल उड़ाया और आरिस को गाड़ी तक छोड़कर वो नमल से मलहका रूम की तरह जाने पड़ गया। सुनो, किसी को महसूस ना होने देना कि तुम्हारी चाहतों से मेरी सांसें चलती हैं। बिजली इतनी जोर से कड़की कि इसे लगा कि छत फाड़कर इसके बेड पर आ गई। एकदम से बिजली चली कि अगले लम्हे वो चीखती हुई उठ बैठी थी। कमरे में फुल अंधेरा था, बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, साथ ही बिजली की चमक। इसे लगा कमरे में लंबे लंबे साए फेरे। गहरी सांसें लेती वो आहिस्ता आहिस्ता बेड से उतरी, अगले बड़ी किसी से टकराई। अगले पल कमरा इसकी खौफनाक चीखों से गूंज उठा। दूसरे कमरे में सोया ऑन इसकी चीखों पर भागा चला है। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। जेब में से मोबाइल निकालकर टॉर्च चलाई। सामने कारपेट पर बैठी हुई दोनों हाथ कानों पर रखे जोर जोर से चिल्ला रही थी। नमल क्या हुआ। वो तेरी से बढ़कर आ गया, मगर वो इसके करीब आने पर और ज़ोर से चीखने लगी। ऑन चिल्लाया था, इसी पर लाइट आ गई, कमरा रोशन हो गया। नमल ने कानों से हाथ हटाकर इसे देखा। आंखों में पहचान के तासुर आते हुए इसके बाद उसे लगकर रोने लगी। वो बौखला उठा। मुझे डर लग रहा है, यहाँ कमरे में कोई था, कोई भूत था, मुझे डर लग रहा है। ओन ने बमुश्किल हंसी दबाई। कोई भी नहीं है यार, देखो मैं और तुम है और कोई भी नहीं है। ओन ने इसे बाजू से थाम कर सामने किया। नमल ने सर उठाकर आसपास देखा, बच्चों की तरह। नहीं, पहले कोई था, अब तुम्हें देख कर चला गया होगा। मुझे डर लग रहा है, बिजली भी चमक रही है, तुम्हें पता है ना मुझे बिजली से कितना खौफ आता है। मुझे मामा के पास जाना है। वो दोबारा इसके साथ लगी फबक फबक कर रो दी। वो इस वक्त बच्चा बनी हुई थी। ऑन ने गहरी सांस भरते हुए इसे देखा। देखो नमन, इतनी रात होगी, 3 बजने, बाहर बारिश लगी हुई है, हम कैसे जाएंगे इस वक्त। अभी सो जाओ, प्रॉमिस सुबह सुबह पप्पा के पास ले जाऊंगा। धीरे से इसके सियाने पर हाथ रखकर इसे समझाया। मैं सोगी तो तुम मुझे फिर छोड़ जाओगे, मुझे फिर डर लगेगा। वो मुँह बसोरते हुए बोली। ओके ओके, मैं यहीं पे बैठा हूँ, तुम सो जाओ। ऑन ने इसे उठाकर बेड पर बिठाया। प्रॉमिस। नमल ने बेसाख्ता अपना हाथ आगे किया। पक्का प्रॉमिस। ऑन ने आहिस्ती से इसकी नर्म नाजुक हथेली थाम ली। मुतमिन से इसका हाथ अपने हाथ में थामे मजबूती से थामे करवट बदल गई। शायद इसे डर था कि वो वाकई से सोते हुए छोड़ ना जाए, और ऑन की नज़र में सलसल इसके हाथ में दबे अपने हाथ पर थी। अगर वो होश में होती तो इसे कितने फिट दूर भागती। और अब तभी ऑन की जीन्स में पड़ा मोबाइल बजा था। अनजानी टून सुनकर इसके वो चौंका। ये बेल, ओह नमल का फ़ोन। मोबाइल। गाड़ी में बैठते भाभी ने इसे नमल का मोबाइल थमाया। तेरी से पॉकेट से मोबाइल निकाला, मगर तब तक कॉल बंद हो चुकी थी। मिशाल कॉलिंग देखकर वो चौंक उठी। ये इस वक्त क्यों कॉल करी है नमल को। तभी मैसेज टून बजी ना चाहते हुए भी ऑन ने खोला। तुम इस वक्त ऑन के साथ हो, ये सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है। तुम भूल गई कमीनी कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था। मैसेज था, ये धमाका ऑन शल रह गया। इसे कैसे पता कि नमल और मैं इकट्ठे हैं। अगले पल ऑन ने आरिस को कॉल मिलाई। हाँ यार, सब ठीक है, और मिशी और मामा जाग रही थी, मैंने कह दी तुम लोग मलाह के पास ठहर गए हो। आरिस ने इसे बताया। तो वो समझ रही है हम भाभी के घर इकट्ठे रह गए, फिर ऐसा मैसेज क्यों। वो सोचने लगा। आरिस के साथ एक तो बातें करके इसने फ़ोन बंद किया, और अगले लम्हे वो संजीदगी से नमल का फ़ोन मोबाइल चेक करने लगा। कुछ तो गड़बड़ है। और फिर जल्दी से गड़बड़ की वजह भी मिल गई। मिशाल और नमल के मैसेजेस। तुम मत भूलो कि तुम्हारे बाप ने क्या किया हमारे ख़ानदान के साथ, अब तुम भी वैसे कर रही हो। मिशाल का मैसेज। एक बात अपने जहन में बिठा लो, ऑन सिर्फ मेरा, तुमने डोरे डाले होंगे इसलिए वो बड़े पापा को तुमसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहा है, वरना तुम्हारी ये औकात। ऑन साख्त रह गया। एक और मैसेज खोला। अंदर तुम्हारे और ऑन के निकाह की तैयारियां हो रही हैं, अंदर जाओ, कैसे भी करके इस निकाह को रोको, वरना फिर जो होगा इसकी जिम्मेदार तुम होगी। मिशी, मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, मगर बड़े पापा और मामा नहीं माने। नमल का जवाबी रिप्लाई। तुम कहाँ हो, आकर देख लो आज तुम्हारी मासूम इज्जत का बेड़ा मैं कैसे गर्क करती हूँ। आज तुम्हारी वो पिक्चर्स मैं ऑन और बड़े पापा को दिखाऊंगी, देखना 2 मिनट में ऑन तुम्हें तलाक देता है। ऑन को लगा इसका दिमाग फट जाएगा। नहीं प्लीज़, मैं यूनिवर्सिटी में घर आकर तुमसे बात करती हूँ, प्लीज़ तुम किसी को भी वो पिक्चर्स मत दिखाना। नमल का जवाबी रिप्लाई। ये सब चल क्या रहा है। ऑन ने पुरसुकून सोई हुई नमल को देखा और फिर धीरे धीरे अपना हाथ इसके हाथ से निकालना चाहा, मगर वो एकदम जाके, तुम जा रहे हो। न जाने आंखों में कैसा खौफ था। ऑन को ख्वामखा शर्मिंदगी, वो दोबारा कारपेट पर बैठ गया। मैं यही हूँ, धीरे से कहा और खुद से बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। नमल ने पुरसुकून होकर आंखें बंद कर ली। नमल। थोड़ी देर बाद न जाने क्या सूझा किसे पुकार बैठा। वो गनूदगी की हालत में थी। मिशाल का फ़ोन आ रहा, उठा लूँ। नज़र इसके चेहरे पर थी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ मत उठाना, वो बहुत डांटेगी। वो झटके से उठ बैठी। क्यों डांटेगी। ऑन ने इसे देखा। खौफ व हरास इसकी आंखों में छाया हुआ था। वो कहेगी मैंने अब तक तुमसे तलाक क्यों नहीं ली। और ऑन साख्त रह गया। क्या, वो ऐसा क्यों चाहती है।
ओन ने बेसाख्ता इसके दोनों हाथ थामे। वो जानता था इस वक्त जो पूछेगा वो आराम से बता देगी। बकौल रमला के किसी से चुकलवाना हो तो शराब पिलवा दो। अगले लम्हे वो चौंका, रमला ने इसे क्या क्या पिलवाया होगा? वो कहती है वो तुमसे प्यार करती है और मैं तुमसे तलाक ले लूँ ताकि वो तुमसे शादी कर ले, मगर प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे कभी मत छोड़ना, तुम मुझे कभी मत छोड़ना, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। नमल ने इसके दोनों हाथों को मजबूती से थामा, वादा वो सच में ही न छुपते। पहली दफ़ा ओन के होठों पर मुस्कुराहट आई। रमला की गलती कुछ कुछ अच्छी भी लगी। कितना अच्छा लगता हूँ, जानबूझकर इसे छेड़ा। इतने ज़्यादा, इस कमरे से भी ज़्यादा, इस आसमान से भी ज़्यादा, इस ज़मीन से भी ज़्यादा, इस बेड से भी ज़्यादा। नमल के चेहरे पर जोश था। मगर तुम ये बात इसे मत बताना, मैंने किसी को भी नहीं बताई, तुम्हें भी नहीं बताई। कोई बताई तुम्हें? सवालिया नज़रों से ओन को देखा। ओन ने झट इनकार में सर लाया। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना ओन? आस भरी नज़रों से ओन को देखा। पागल हूँ मैं क्यों? ओन ने बेसाख्ता से साथ लगाया। कितना सुकून बख्श जवाब था ना कि वो भी इसे मोहब्बत करती है, मगर वो मेरी तस्वीरें बड़े पापा को दिखा देगी। अगले पल वो खौफज़दा हुई। कौन सी तस्वीरें? ओन ने चौंक कर इसे देखा। वो दोबारा कनूदगी में जा रही थी। नमल मुझे बताओ किन तस्वीरों की बात कर रही हो? ओन ने से झंझोड़ा। नमल ने बमुश्किल आंखें खोलकर इसे देखा। मुझे नींद आ रही है, सुबह बताऊंगी। वो करवट बदलने लगी जब ओन ने इसे पकड़कर दोबारा बिठा दिया। जानता था वो एक दफ़ा सोई तो दोबारा कभी सच नहीं बता सकेगी। वो भी कभी ना बताती अगर लाई से विस्की ना पिला चुकी। मेरी और शुएब की तस्वीरें। नमल ने आंखें मीच कर दोबारा खोली जैसे खुद भी जागना चाह रही। शुएब? ओन ने नासमझी से देखा। मेरा क्लास फेलो मुझे पसंद करता है, मगर आई स्वेयर मैं से पसंद नहीं करती। वो तस्वीरें मेरी अकेली नहीं है, साथ में मिशी भी थी तुम्हारे। इस दिन पार्टी थी। मिशाल ने कहा। तुम तस्वीरें बनवा लो, मगर बाद में इसने अपनी क्रॉप कर दी। मेरी और शुएब की तस्वीरें जोड़ दी। कसम से वो मुझे पसंद नहीं। तुम शुएब से पूछना, मैंने इसे कह दिया था मुंह पर कि तुम मुझे पसंद नहीं। मुझे तुम अच्छे लगते हो ओन। तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? प्लीज़। लहजे में आस थी। ओन को लगा वो भी रो देगी। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी जान को भी कभी किसी ने खुद से अलग किया। ओन ने धीरे से साथ लगा कर इसकी पेशानी चूमी। नमल का इकरार से मिल गया था। वो संजीदगी से मिशाल और रमला को सबक सिखाने का सोच रहा था। तभी इसे अपने कंधे पर बोझ का एहसास हुआ। नमल को अलग करने पर इसे एहसास हुआ कि वो दोबारा सो चुकी थी। ओन ने मुस्कुराते हुए इसके सर तकिए पर रखा और इसे कंबल उड़ाया। बाहर बारिश रुक चुकी थी। नमल के मोबाइल पर वक्तन मैसेज आ रहे थे, जिन्हें पढ़ते हुए उनके माथे की शिकनें उभर रही थी। बाहर रात धीरे धीरे भीग रही थी। अंदर कारपेट पर बैठे उनका दिमाग मुसलसल सुलग रहा था। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा नावल का फर्स्ट पार्ट अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।